हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मिसलेनियस एक्सरसाइज हम कर रहे थे, इसके 7 तक क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम मिसलेनियस का मतलब है कि हमने रिलेशन फंक्शन भी है इसमें, रिलेशन के क्वेश्चंस भी हैं, फंक्शंस 1, 1, 1, 2, कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शंस, इन्वर्टेबल फंक्शंस, वो सारे क्वेश्चंस होते हैं, मिक्स क्वेश्चंस होते हैं। तो 1 to 7 तक तो हमने कर लिए थे। आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, और ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है। एनसीईआरटी में जितनी भी मिसलेनियस एक्सरसाइज हैं सारी इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में इसमें से, एग्जाम्पल सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स, consider Px which is the set of all subset of x. Px equals to, question number 8, Px equals to set of all subsets, set of all subsets of set x. ये given है हमको। Define a relation R in Px as follows. For subsets A and B in Px, A related to B, if and only A is a subset of B, is R an equivalence relation on Px. ये डेफिनेशन हमारे पास है, रिलेशन की डेफिनेशन है। R इक्वल्स टू, जो पहले क्वेश्चंस होते थे वहां पे ऑर्डर्ड पेयर्स होते थे, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं है। R इक्वल्स टू A related to B, A related to B, such that A is a subset of B for all A B belongs to X. ये डेफिनेशन हमारे पास है। If A related to B or A B belongs to R, then A is a subset of B. इक्विवेलेंस रिलेशन देखना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन देखने के लिए हमें क्या क्या करना होता है? पहले हमें रिफ्लेक्सिव शो करना होगा, रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के बाद ट्रांजिटिव, तीनों रिलेशन हो जाते हैं। तो रिलेशन कैसा हो जाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसको रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं। फॉर एनी A belongs to X, for any A belongs to X, such that ये छोड़ दीजिएगा, for any A belongs to X, A is related to A implies for any A belongs to X, then A is a subset of A. Every set is a subset of itself. Implies A related to A. So R is reflexive. रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन यही होती है, every element in the given set is related to itself, then relation is reflexive. तो हमने कोई भी एक एलिमेंट, आर्बिट्रेरी एलिमेंट A लिया और A जो है वो A का सबसेट होगा। every set is a subset of itself. तो इसका मतलब क्या हो गया? A related to A है, तो इसका मतलब R is reflexive. सिमेट्रिक के लिए लेट A related to B, जो जिस टाइप से डेफिनेशन है उसी टाइप से आप ले लीजिएगा। A related to B implies A is a subset of B for all AB belongs to X. For all AB belongs to X, A is a subset of B does not imply B is a subset of A. B is a subset of A B का सबसेट है। फॉर एग्जाम्पल A equals to 1, 2 and B equals to 1, 2, 3, and here A is a subset of B, but B is not a subset of A. B A का सबसेट कब होगा? A B का सबसेट है और B A का सबसेट हो जाए, तब दोनों इक्वल सेट्स हो। इक्वल सेट्स अगर होते हैं
तो बी ए का सबसेट हो जाएगा। अब वो तो हमारे पास कोई गिवन है नहीं कि ए इक्वल टू बी है हमारे पास में। तो ए अगर बी का सबसेट है डजंट इंप्लाई बी द सबसेट ऑफ ए, implies B does not related to A. It means R is not symmetric. R is not symmetric. R is not symmetric. For transitivity, let A related to B and B related to C implies A is a subset of B। जो डेफिनेशन है उसी के अकॉर्डिंग चलना है हमको। अगर A का B से रिलेशन है तो A B का सबसेट होगा, B का C से रिलेशन है एंड तो B का B C का सबसेट होगा एंड B इज ए सबसेट ऑफ C फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू X। ये कहाँ से आते हैं? जो ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स होते हैं वो गिवन सेट से होते हैं। ए बी का सबसेट है, बी सी का ए बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है। लेट सी इक्वल्स टू 1 2 3 4। इसका मतलब ए सी का सबसेट हो जाएगा। implies A is a subset of C, implies A related to C, so R is transitive relation. R is transitive relation. And here the relation is reflexive, symmetric and transitive, so R is an equivalence relation. Thus R is an equivalence relation. Equivalence relation. Equivalence relation. थोड़ा सा रिवाइज भी हो गया। 5-6 वीडियो के बाद हमने ये पढ़ा रिलेशन। अब ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। 9th जो क्वेश्चन है ये बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन है। बाइनरी ऑपरेशन अब हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को नहीं कराएंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10. Find the number of all onto functions from the set this to itself. Let A equals to question number 10. Let A equals to 1 2 3 up to n. Up to n. Number of onto functions बताने हैं, कितने onto functions होंगे? n elements हैं। For example, सेट A इक्वल्स टू 1 2 3। मान लिया इसमें 3 एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है। ये सेट A है हमारे पास में, ये भी सेट A होगा। सेट A 1 2 3 1 2 3। ऑन टू फंक्शन है ये हमारे पास में। ऑन टू पूछता है वो कितना है, कितने ऑन टू फंक्शंस होंगे हमारे पास में। ऑन टू फंक्शन है ये हमारे पास में। दिस इज ऑन टू फ्रॉम ए टू इटसेल्फ। अब ये देखिएगा ऑन टू का मतलब क्या होगा, इसका कोई भी एलिमेंट लेफ्ट नहीं होगा। 1 की इमेज 1 पर, 2 की इमेज 2 पर, या 2 की इमेज 3 पर, 2 की इमेज 1 पर, किसी की भी किसी से ले लीजिएगा। 3 की इमेज 3 पर। अगर यहाँ पे एक एलिमेंट की 2 इमेज हम ले लेते हैं, एक एलिमेंट की 2 इमेज हम ले लेते हैं, एक एलिमेंट की एक इमेज ये ले ली, एक इमेज ये ले ली, ये हमने ये ले लिया तो इसका एक एलिमेंट लेफ्ट हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तब ये ऑन टू नहीं होगा। तो अगर ये ऑन टू फंक्शन है ए टू ए की बात कर रहे हैं तो ये 1 1 भी होगा। अगर ये ऑन टू है तो ये 1 1 भी होगा। 1 1 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2 और 3 की इमेज 3। तो ए टू ए अगर कोई भी ऑन टू फंक्शन है तो वो 1 1 भी होगा। और ये 1 1 होगा तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस कितने होंगे?
अगर इसमें 3 एलिमेंट्स हैं तो परम्यूटेशन से देखते हैं, 1 कैन बी रिलेटेड इन 3 वेज। 1 से भी रिलेट हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो 1 के 3 वेज हो गए। एक किसी भी एक से रिलेट हो सकता है, 2 कैन बी रिलेटेड रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स, तो 1 के 3 वेज होंगे, 2 के 2 वेज होंगे, और जो लास्ट एलिमेंट है 3 उसका 1 वे होगा। तो अकॉर्डिंग टू परम्यूटेशन ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6 और फैक्टोरियल 3। तो अगर 3 एलिमेंट्स को मैं इनसे अटैच करता हूँ, 1 2 3 से अटैच करता हूँ, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस जो होंगे वो फैक्टोरियल 3 होंगे। यहाँ पे n एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने होंगे, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस फैक्टोरियल n होंगे। तो एक सेंटेंस इसमें लिख लीजिएगा, वो आपके काम आएगा। एवरी ऑन टू सिंस एवरी ऑन टू फंक्शन, एवरी ऑन टू फंक्शन from A to A, every on to function from A to A is one function, one function, every on to function from A to A की बात कर रहे हैं, from A to A, every on to function from A to A is one function। और अगर ये one function है from A to A, तो number of one functions equals to number of on to functions equals to number of बाइजेक्शन भी उतने ही होंगे आपके पास। बाइजेक्शन मीन्स 1 1 1। तो ये कितना हो जाएगा, if set A containing n elements, if set A containing n elements, then number of one function, if set A containing n elements, then number of one function from A to A equals to factorial n, factorial। तो जितने one फंक्शन होंगे उतने on to फंक्शन होंगे, and therefore number of on to function from A to A equals to n factorial, क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ गया होगा, सिंपल है ये। क्वेश्चन नंबर 11, Question number 11. Let S equals to ABC, S equals to ABC, and T equals to 1 to 3, and T equals to 1 to 3. T equals to 1 to 3. Find F inverse of the following functions f from S to S, if it exists. तो देख लेते हैं, पहले तो हमको f गिवन है हमारे पास में। फर्स्ट पार्ट में f क्या है हमारे पास में, f इक्वल्स टू A3 B2 एंड C। इसका एरो डायग्राम हम बना लेते हैं। ये सेट S हो गया, ये सेट T हो गया आपके पास में, सेट S सेट T। ये है आपके पास A B C, ये है 1 2 3, A रिलेटेड टू 3, B with 2 एंड C with 1। तो ये क्या हो गया, 1 1 on 2, 1 1 भी हो गया। एक एलिमेंट की एक इमेज है हमारे पास में, डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट इमेजेस, और ये on 2 भी हो गया। इसकी जो डोमेन, इसकी जो रेंज है वो डोमेन के इक्वल है, और इसके हर एलिमेंट की एक प्री इमेज है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये अगर ये 1 1 on 2 है हमारे पास में, ये f फंक्शन है, एंड देन f इनवर्स एग्जिस्ट,
F inverse exists. F inverse is a function from T to S. T to S. F inverse क्या हो जाएगा यहाँ पे? F inverse equals to 1C, 2B and 3A and 3. F inverse, since F is 1 1 on 2, first case में since F is 1 1 on 2, 1 1 on 2, therefore F inverse exists. F inverse exists. सेकेंड केस ले लेते हैं हम इसका. सेकेंड केस में क्या है हमारे पास? सेकेंड केस F इक्वल टू है हमारे पास A2. F इक्वल टू A2, B1 and C1. A2, B1, C1. ये हमारे पास S है, ये हमारे पास T है, ये F है हमारे पास में. ये S हो गया, ये T हो गया, A B C. ये है 1 2 3. And here A related to 2, B with 1 and C with 1. B with 1 and C with 1. And F is not 1 1, not 1 1 and on 2. Since F is not 1 1 and on 2, therefore F inverse does not exist. Does not exist. Does not exist. ये तो 1 1 on 2 नहीं है. जब 1 1 on 2 नहीं होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चंस हमें नहीं करने हैं. क्वेश्चन नंबर 12 बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 ये 2015 में आया है. क्वेश्चन नंबर 15 2015. It came in 2015. Let A equals to -1 0 1 2. B equals to -4 -2 0 and 2. GF FG function from A to B defined by fx equals to x square minus x belongs to A, and gx equals to 2 into modulus of x minus 1 by 2 minus 1 x belongs to A. R F and G इक्वल. जो 2015 में आया इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दिया. फाइंड GOM and show that F equals to G equals to F GOM. इसने यहाँ पे क्या निकाला था? वो 15th में जो आया, फाइंड GOF and show that F equals to G equals to GOF. ये आया 2015. तो क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें चेंज करके और ये हमको करना है. तो सबसे पहले दो फंक्शंस को या तीन फंक्शंस को इक्वल शो करना है. तो इक्वलिटी के लिए सबसे पहले दो फंक्शंस को इक्वल करना है तो दोनों की डोमेन सेम होनी चाहिए. डोमेन सेम होगी तभी हम इक्वलिटी की बात करेंगे. तो डोमेन सेम है हमारे पास में. GOF की भी, GOF जो होगा पहले F ऑपरेट होगा, पहले F, ये GOF F इज ए फंक्शन फ्रॉम A to B and G इज ए फंक्शन फ्रॉम B to A.
तो डोमेन सेम होगी, ये जो फंक्शन बनेगा आपके पास में ये होगा GOF फ्रॉम A to A। तो तीनों की डोमेन सेम होगी, तो एक तो डोमेन सेम होनी चाहिए, डोमेन, समझ गए। और दूसरा तो हमें प्रूव करना है वही, fx इक्वल टू gx इक्वल टू GOF x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A। यहाँ पे A है डोमेन, x बिलोंग्स टू A। तो दूसरा पॉइंट ये है, पहले तो दोनों की तीनों की डोमेन सेम होनी चाहिए, तो डोमेन तो सेम ही है हमारे पास में। अब हम देख लेते हैं कि ये इक्वल आते हैं या नहीं आते। सबसे पहले हमने निकाला f ऑफ -1, डोमेन में क्या है -1, x को -1 लिया हमने, तो ये क्या हो गया -1 स्क्वायर माइनस -1, तो ये 1 + 1 = 2। फिर मैंने f ऑफ 0 लिया, f ऑफ 0 स्क्वायर -1 इक्वल टू, सॉरी ये 0 जाएगा आपके पास में, 0 स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू 0। f ऑफ 1 लिया मैंने, ये 1 स्क्वायर माइनस 1, ये 0 आ जाएगा। एंड f ऑफ 2 लिया मैंने, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू, ये मैंने f निकाला। f ऑफ -1 इक्वल टू 2, f ऑफ 0 इक्वल टू दिस, f ऑफ 1 इक्वल टू दिस, f ऑफ 2 इक्वल टू दिस। उसके बाद g निकाल लेते हैं हम, g ऑफ -1 हमने निकाला, g ऑफ -1 रखा हमने 2 इंटू मॉडुलस ऑफ -1 बाई 2, -1, तो ये कितना हो जाएगा -3/2, मॉडुलस से बाहर लाएंगे तो ये 3/2 -1, 2 से 2 कैंसिल होके 3 - 1 is 2। g ऑफ 0 हमने निकाला, g ऑफ 0 2 इंटू 0 -1/2 -1, तो ये 2 इंटू 1/2 -1, 2 2 कैंसिल आउट, 1 - 1 0। फिर हमने g ऑफ 1 निकाला, 2 इंटू मॉडुलस ऑफ, ये हो जाएगा 1 - 1/2 -1, ये 1/2, 2 इंटू 1/2 -1, ये भी 0 आ गया। और उसके बाद g ऑफ 2 निकाला हमने, 2 इंटू 2 - 1/2, 1/2 -1, ये आ जाएगा 2 इंटू 3/2 -1 एंड दिस इज 2। तो ये तो सेम आ रहा है, f ऑफ -1 इक्वल टू g ऑफ -1, f ऑफ 0 इक्वल टू g ऑफ 0, f of 1 equals to g of 1, f of 2 equals to g of 2, and now calculate GOF minus 1, तो ये क्या हो जाएगा g of f of -1, f of -1 की वैल्यू क्या निकाली, 2 निकाली आपने, तो ये हो जाएगा g of 2, और g of 2 की वैल्यू क्या निकाली आपने, 2 निकाली, तो ये 2 आएगा। तो -1 की इमेज यहाँ पे भी 2 आती है, यहाँ पे भी 2 आती है, यहाँ पे भी 2 आ गई। फिर हमें निकालना है g ऑफ f 0, ये हो गया g ऑफ f 0, और f0 की वैल्यू क्या निकाली आपने, f0 की वैल्यू तो 0 निकाली, तो g ऑफ 0, और g0 कितना निकाला, ये 0 निकाला, तो ये 0 आ गया। देन g ऑफ f1, ये हो गया g ऑफ f1 कितना निकाला आपने, f1 0 निकाला आपने, ये g ऑफ 0 अगेन 0 हो गया। और लास्ट g ऑफ f2, ये हो गया g ऑफ f2 की वैल्यू क्या निकाली आपने, 2 निकाली, और g ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं, f ऑफ -1 इक्वल टू g ऑफ -1 इक्वल टू दिस वन, f ऑफ 0 इक्वल टू g ऑफ, देयरफॉर fx इक्वल टू gx since fx equals to gx equals to g of fx for all x belongs to a, therefore f equals to g equals to g of f। इतना आपको करना है इसमें। तो 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया था 2015 में। उसके बाद आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, कुछ समझ में आ गया होगा, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 16,
क्वेश्चन नंबर 60। Question number 16. Let A equals to 1 to 3. A equals to 1 to 3. The number of relations containing 1, 2 and 1, 3 which are reflexive and symmetric but not transitive. Number of relations containing 1, 2 and 1, 3. 1, 2 and 1, 3. Containing 1, 2 and 1, 3 which are reflexive. एक तो ये रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, but not transitive, but not transitive. ये A है हमारे पास में, एक रिलेशन हम बना लेते हैं। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, इसका मतलब 1, 1 उसमें होना चाहिए, 2, 2 उसमें होना चाहिए, 2, 2, 3, 3 उसमें होना चाहिए। यहां तक तो ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटिव टू इटसेल्फ। ये में 3 एलिमेंट्स हैं तो 1, 1 होना चाहिए, 2, 2 होना चाहिए, 3, 3 होना चाहिए। अब ये दोनों एलिमेंट्स तो हैं ही उसमें, 1, 2 एंड 1, 3, 1, 2 एंड 1, 3। अब इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए इसका उल्टा होना चाहिए। 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए। 1, 3 है इसमें तो 3, 1 भी होना चाहिए। 1, 3 है तो 3, 1 भी होना चाहिए। ये हो गया हमारे पास में स्मॉलेस्ट रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव तो बता दिया हमने, सिमेट्रिक भी हो गया, लेकिन ये ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है ये? वैसे तो हमको ये नजर आ रहा है ट्रांजिटिव। 1 का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन 1 से तो 1 का 1 से, 1 का रिलेशन 3 से, 3 का रिलेशन 1 से तो 1 का 1 से, है या नहीं? हाँ, ये ऐसे तो ट्रांजिटिव है हमारे पास, ऐसे तो ये ट्रांजिटिव है, लेकिन अब इसमें एक भी ऑर्डर पेयर अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, अब वो देखते हैं हम कौन सा ऑर्डर पेयर है। यहां से हम स्टार्ट करते हैं 2, 1, 2 का रिलेशन 1 से, 1 का रिलेशन 3 से, 1 का रिलेशन 3 से तो 2 का रिलेशन किससे होना चाहिए? 3 से होना चाहिए, जो इसकी ट्रांजिटिविटी को प्रूव नहीं करता। 2 का रिलेशन 3 से होना चाहिए, 2 रिलेटेड टू 1, यहाँ पे है हमारे पास 2, 1 एंड 1, 3, 1, 3 बिलोंग्स टू R but 2, 3 does not belongs to R, 2, 3 does not belong to R, so this is not transitive। हाँ, ये थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका, और ये कई बार बच्चे इसको मान लेते हैं कि ये ट्रांजिटिव होगा, लेकिन ये ट्रांजिटिव नहीं है। 2, 1 एंड 1, 3 वी हैव टू चेक एवरी ऑर्डर पेयर, चाहे वो रिफ्लेक्सिव तो आसानी हो जाता है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में हमें हर ऑर्डर पेयर को चेक करना होता है। तो 2 का रिलेशन 1 से है, 1 का रिलेशन 3 से है, लेकिन 2 का रिलेशन 3 से नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब वो पूछता है नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1, 2 एंड 1, 3। 1, 2 और 1, 3 सिमेट्रिक बनाने के लिए ये तो हमने किया ही है। इसके अलावा अब इसमें अगर हम इसका यूनिवर्सल, इसके टोटल सबसेट्स कितने होंगे? 3 एलिमेंट्स हैं तो 9, 2 एलिमेंट्स हमारे पास और बचे, 2 ऑर्डर पेयर्स, एक तो बचा 2, 3 और एक बचा 3, 2। 2 ऑर्डर पेयर्स आर लेफ्ट फॉर दी A क्रॉस A, फॉर A क्रॉस A। अगर A क्रॉस A निकालें तो टोटल ऑर्डर पेयर्स कितने होंगे? 9, 7 तो हमने लिख लिए, 2 और आ गए हमारे पास में। अब एक को भी अगर हमने लिखा, 2, 3 को लिखा, तो उसका सिमेट्रिक बनाने के लिए 3, 2 भी लिखेंगे, और जैसे आप 3, 2 को लिखेंगे
तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये रिलेशन ट्रांजिटिव। इसलिए इसमें एक ही इसका रिलेशन होगा, एक ही स्मॉलेस्ट रिलेशन होगा विच इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। यही स्मॉलेस्ट रिलेशन इसमें होगा। अगर इसमें एक भी एलिमेंट, एक भी ऑर्डर पेयर और ऐड करेंगे आप, तो उसको सिमेट्रिक बनाने के लिए नेक्स्ट भी दूसरा उसका उल्टा भी ऐड करना पड़ेगा, और जैसे उल्टे को ऐड करेंगे आप तो ये क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन बन जाएगा। और यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? यूनिवर्सल रिलेशन सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों होते हैं, जो यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल। और ये एक चीज और बता दूंगा, ये रिलेशन भी तीनों ही होते हैं, 1 1 2 2 एंड 3 3। ये स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर इफ a इक्वल्स टू 1 2 3 है, 1 2 3, तो इसका जो स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन 1 1 2 2 एंड 3 3, ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी है। ये समझ लीजिएगा, ये समझ गए? ये होता है स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। स्मॉलेस्ट तीनों कंडीशंस इसमें आती हैं। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे वो 1 होगा इसका। विच वन इज करेक्ट? पार्ट ए इज करेक्ट। ये समझ में आया आपको? ये नहीं? चलिए नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। Let a equals to 1 to 3. A equals to 1 to 3. The number of equivalence relations containing 1 to. Containing 1 to. Number of equivalence relations containing 1 to. Number of equivalence relations. तो स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन हम ले लेते हैं, R1 क्या देते हैं? R1 इक्वल्स टू 1 1। इक्विवेलेंस रिलेशन है तो रिफ्लेक्सिव, उसको होना पड़ेगा 1 1 2 2 एंड 3 3। ये तो आएंगे ही आएंगे, रिफ्लेक्सिव भी तभी हो। अब 1 2 को हम ऐड कर लेते हैं इसमें। 1 2 को हमने इसमें ऐड किया। अब ये सिमेट्रिक तब होगा जब 2 1 भी होगा। सिमेट्रिक कब होगा ये? जब ये 2 1 भी होगा। 2 1 1 1 2 2 3 3 1 2 एंड 2 1। अब देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए है। सिमेट्रिक 1 का 1 से इसका उल्टा, 1 का 1, 2 का 2 से उसका उल्टा भी है, 1 का 2 और 2 का 1 इसका भी उल्टा है, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव चेक करते हैं, ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। ये तो ट्रांजिटिव आता ही है हमारे पास में। 1 का 2 से, 2 का 1 से, तो 1 1 ये हमारे पास है। 2 का 1 से, 1 का 2 से, 2 2 हमारे पास है। तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है। अब हमारे पास में हाउ मेनी ऑर्डर पेयर्स आर लेफ्ट? कौन कौन से ऑर्डर पेयर्स बचे हमारे पास में? एक तो 1 3 बचा, एक 3 1 बचा, एक 2 3 बचा, एक 3 2 बचा। अगर इनमें से हम एक को भी ऐड करते हैं, उसको हम R2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। R2 1 1 रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए 2 2 3 3 1 2 तो चाहिए ही हमको, कंटेनिंग 1 2। अब इनमें से एक को हमने ऐड कर लिया 1 3, तो यहां तक तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही 1 3 ऐड हुआ, ये सिमेट्रिक कब होगा? जब 3 1 इसमें होगा। जब 3 1 होगा तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया। अब हमें चेक करना है कि ट्रांजिटिव है या नहीं। अभी अभी हमने किया था, प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, थ्री रिलेटेड टू 1 एंड 1 रिलेटेड टू, यहां से शुरू किया हमने, या यहां से शुरू कर लेते हैं। 2 का रिलेशन 1 से है और 1 का रिलेशन 3 से है, बट 2 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पे ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। 2 रिलेटेड टू 1 एंड 1 रिलेटेड टू 3, बट 2 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। अब क्योंकि इसे इक्विवेलेंस बनाना है
तो इक्विवेलेंस बनाने के लिए 2 3 भी इसमें चाहिए, 2 3 को हमने इसमें ऐड किया। अब जो सिमेट्रिक बनाने के लिए 2 3 हमने लिया तो 3 2 भी चाहिए हमको। तो ये तो क्या हो गया, पूरा का पूरा क्या हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन आ गया, यूनिवर्सल रिलेशन। तो देयर आर 2 इक्विवेलेंस रिलेशंस फॉर द सेट ए कंटेनिंग 1 2, कंटेनिंग 1 2। तो इसमें 2 ही होंगे, बस 2 इक्विवेलेंस रिलेशन इसके बनेंगे। और ये आप समझ लीजिएगा इसको अच्छे से। अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन बचा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 18, क्योंकि 19 तो आपको करना नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 18 और देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, that f is a function from R to R, be the signal function defined as fx equals to 1 when x is positive, 0 when x equals to 0, and -1 when x is less than 0. g is a function from R to R, g हमारे पास है, g is a function from R to R, be the greatest integer function given by gx equals to greatest integer function x, x is greater than greatest integer less than or equals to x, then does f of g and g of f coincide in 0 1। हमें देखना है कि ये दोनों coincide करते हैं नहीं करते, f of g and g of f coincide in open with 0 and closed with 1। इस इंटरवल में ये coincide करते हैं या नहीं करते, ये हमें चेक करना है। लग रहा होगा देखने से क्या है ये सब, इस इंटरवल से कोई भी एक वैल्यू निकालना f और g और g of f। अगर वो दोनों इक्वल आती है तो coincide करते हैं, इक्वल नहीं आती तो दिस एंड दिस डू नॉट coincide, तब ये coincide नहीं करेगा। तो हमने क्या किया, कंसीडर x इक्वल्स टू 1 इस इंटरवल से कोई भी एक वैल्यू ले लीजिएगा, कोई भी एक वैल्यू ले लीजिएगा, बीच की वैल्यू ले लीजिएगा, 1/2 1/3 1/4 कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं। 1/2 वैल्यू हमने ले ली और फिर हमने कैलकुलेट किया f of g 1/2, ये किसके इक्वल हो गया, f of g of 1/2, g of 1/2 ये कितना हो गया हमारे पास में, कितना हो गया ये आपके पास, g of 1/2 ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1/2, ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसकी जो वैल्यू हुई हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1/2 को हम 0.5 कह सकते हैं, 1/2 को हमने डेसिमल में लिखा 0.5 और 0.5 को हम एक्सप्रेस करते हैं 0 + 0.5 और यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो क्या होगा 0। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो 0 आएगी, f of 0। अब f of 0 की वैल्यू देख लेते हैं, f of 0 तो 0 ही हो जाता है आपके पास। इसका मतलब क्या हुआ, f of g 1/2 equals to 0। Then calculate g of f 1/2, g of f 1/2 ये हो जाएगा g of f 1/2 और ये कितना हो गया आपके पास में 1/2 की वैल्यू f of x कितना है हमारे पास में, when x is positive, x की वैल्यू पॉजिटिव है, 1/2 है, 1/3 है, 1 है, 2, सब की वैल्यू क्या होगी 1 और g of 1 कितना हो गया, ग्रेटेस्ट फंक्शन 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। सिंस f of g 1/2 is not equal to g of f 1/2, therefore f of g and g of f do not coincide, not coincide।
not coincide in 0, 1, not coincide in 0, 1। तो ये इस टाइप से क्वेश्चंस एक्सरसाइज आपकी ये खत्म हो गई, मिसलेनियस एक्सरसाइज। ये चैप्टर थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर है, कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा है इसमें, और स्टार्टिंग से ही अगर आप उसकी पकड़ बनाएंगे कॉन्सेप्ट्स की, अगर आप देखेंगे इसको तो एक एक चीज़ को ध्यान से आप इसको रिवाइज करें और पढ़ें एक एक चीज़ को, तो ये बहुत ही इजी लगेगा, और इजी भी लगेगा उतना ही इंटरेस्टिंग भी है ये चैप्टर। और ये 3-4 चैप्टर्स ऐसे आते हैं हमारे पास 12th में जो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। ये है हमारे पास में थोड़ा सा उसमें आता है कुछ पोर्शन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, और 3D में आता है हमारे पास में 3D का पोर्शन होता है, कुछ पोर्शन प्रोबेबिलिटी का होता है। तो ऐसे 3-4 टॉपिक्स हैं जो कॉन्सेप्ट बेस हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके थोड़े से फॉर्मूले वगैरह रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू।